बच्चों आपकी बहुत ज्यादा डिमांड थी कि सर निचोड़ के और सेशंस लेकर आओ, सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स हमें प्रोवाइड करा दो ताकि हम अपने एग्जाम में अच्छे से रिवीजन कर सकें, अपने जनवरी अटेम्प्ट को और बेहतर तरीके से दे सकें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। रिवीजन हमारा अच्छा हो जाएगा तो सर हम क्वेश्चंस ज्यादा लगा पाएंगे। तो आपकी इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं निचोड़ की पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें मैं आपको चाहे 11वीं क्लास का चैप्टर हो चाहे 12वीं क्लास का चैप्टर हो, हर चैप्टर का निचोड़ आपको देने वाला हूं। तो अगर आप हर चैप्टर का निचोड़ चाहते हैं और उसको प्रमोट करना चाहते हैं तो थोड़ा मुझे भी सपोर्ट करिएगा, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइएगा ताकि ज्यादा लोगों का भला हो सके। ठीक है, चलिए ये आप मेरे लिए करेंगे और मैं आपके लिए पूरा निचोड़ का सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और आने वाले 20 से 25 मिनट के अंदर आपको पूरी तरह से आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस रिवाइज होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, चलिए तो जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो होता है, जो हमारे अराउंड गोल घूमता है, उसका नाम होता है बेटा जी वर्क डन। तो अभी हम बात कर रहे हैं वर्क डन इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या सर? वर्क डन इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके सर, अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, ठीक है, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को, एक क्यू चार्ज पार्टिकल को आप एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो वो काम क्या होगा? वो काम क्या होगा? तो मास्टर साहब अगर हम इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट dr की बात करें तो इस समय इस चार्ज के ऊपर इधर जो फोर्स लग रहा होगा वो Q0 E लग रहा होगा। और अगर मैं इसको एक्सटर्नल फोर्स के इन्फ्लुएंस में डिस्प्लेस करना चाहता हूं स्लाइटली, तो मुझे F एक्सटर्नल इधर लगाना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, F एक्सटर्नल Q0 E के ऑपोजिट लगाना पड़ेगा, तभी नेट फोर्स 0 होगा। और अगर वेक्टर फॉर्म में प्रेजेंट किया जाए तो F एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ Q0 इंटू E वेक्टर हो जाएगा। तो जब आप वर्क डन की बात करेंगे, एक्सटर्नल वर्क की बात करेंगे, तो आप क्या लिखेंगे सर? F एक्सटर्नल डॉट dr वेक्टर। F एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी है सर? माइनस ऑफ Q0 E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ये आपके पास हो जाता है एक्सटर्नल वर्क। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। इसी एक्सटर्नल वर्क को ऐसे भी लिखा जाता है, दैट इज माइनस टाइम्स W इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमारा अगला हिस्सा आता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आता है सर? नेक्स्ट पार्ट कम्स टू पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा सर, जब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है, किसकी बात करते हैं भैया? जब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट किया जाता है डेल्टा वी से, और इसको लिखा जाता है मेरे प्यारे बच्चे W एक्सटर्नल बाई Q0। अरे क्लियर है सर? हाँ सर क्लियर है सर। तो जब हम यहां पे W एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं तो W एक्सटर्नल क्या है सर? ये डेल्टा V, ध्यान से देखिएगा, W एक्सटर्नल क्या है सर? माइनस ऑफ Q0 E वेक्टर डॉट dr वेक्टर एंड डिवाइडेड बाई Q0। तो इस Q0 से Q0 कट जाता है और ये डेल्टा V जो है वो आपको माइनस ऑफ E वेक्टर डॉट dr वेक्टर मिल जाता है। ये आपके पास जनरल फॉर्मूला हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस का। बाद में इसी को और एक्सपेंड करेंगे और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में स्टडी करेंगे, बट अभी जो हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन है पोटेंशियल डिफरेंस का वो माइनस ऑफ E वेक्टर डॉट dr वेक्टर है। तो अब हम अलग अलग जगह पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो जब हमारे पास सबसे पहला पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने को आता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अरे बात समझ आ रही है? हाँ सर, कैसे सर? पॉइंट चार्ज की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ट्रेवल करती है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मतलब अगर मैं कहूं कि यहां पर मेरे पास एक चार्ज Q है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जारी होगी। यस सर, जारी होगी सर, कोई दिक्कत कोई समस्या वाली बात नहीं है। बात यहां पर यह आती है कि अगर आपने A पॉइंट यहां माना है, B पॉइंट यहां माना है, तो A से लेकर B तक आने में आपको कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मिला होगा, जरूर मिला होगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इस वाली पोजीशन को अपन मान लेते हैं R1 और इस वाली पोजीशन को अपन मान लेते हैं R2। तो जो हमको डेल्टा V मिलता है, वो किसके बराबर मिलता है सर? वो मिल जाता है KQ 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और इसी को जब हम पोटेंशियल एट अ पॉइंट पर रिलेट करते हैं, हम कहते हैं कि अगर मेरा A पॉइंट इनफाइनाइट पर चला जाए, दिस मींस R1 इनफाइनाइट हो जाए और R2 की वैल्यू मेरी R हो जाए, तो जब मेरा R1 इनफाइनाइट होगा तो मेरा V इनिशियल कितना हो जाएगा? 0। और V फाइनल, R पर हमने V फाइनल को हमने क्या कर दिया? V कर दिया। तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगा सर? V इक्वल्स टू हमें KQ बाई R मिल जाता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल
ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के अगर ग्राफ की बात करी जाए तो ये V हो गया, ये आपके पास R हो गया, और ग्राफ आपको कैसा मिलेगा सर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ मिलेगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, यहां तक हमको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। अब इसके बाद हम बात करते हैं पोटेंशियल हमको पता चल गया किसका सर? पोटेंशियल हमको पता चल गया पॉइंट चार्ज का। अब इसी में पॉइंट चार्ज का सेटअप होता है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होता है भैया? पॉइंट चार्ज का एक सेटअप होता है जिसका नाम होता है भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होते हैं सर? सर इलेक्ट्रिक डाइपोल अपने पास दो अनलाइक चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम है बट कैरेक्टर कैसा है? ऑपोजिट है। एक आपके पास प्लस क्यू चार्ज है, एक आपके पास माइनस क्यू चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस 2a है। अब आपको अगर पोटेंशियल निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल से तो भैया देखो, इनके बीच का जो गैप है इससे किसी थीटा एंगल पर x डिस्टेंस पर अगर एक कोई पॉइंट मान लिया जाए P, और आपका जो x है वो बड़ा है किससे? 2a से, तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट P का फॉर्मूला आपके पास हो जाता है kp cos थीटा अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। kp cos थीटा अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। a स्क्वायर ये अपने पास हो जाता है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये जनरल फॉर्मूला हो जाता है। लेकिन आपका x बहुत बड़ा है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाता है, और फिर आप पोटेंशियल का जनरलाइज्ड फॉर्म क्या लिख लेते हैं? जनरलाइज्ड फॉर्म क्या लिख लेते हैं सर? जनरलाइज्ड फॉर्म लिख लेते हैं kp अपॉन एक्स स्क्वायर, kp अपॉन एक्स स्क्वायर, kp अपॉन एक्स स्क्वायर cos थीटा। हाँ सर, ये हमारे पास kp cos थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर हमारे पास पोटेंशियल एट अ पॉइंट का जनरल फॉर्मूला हो जाता है। मतलब अगर मेरा थीटा 0 हो जाए तो हमारे पास kp अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और अगर मेरा थीटा 90 डिग्री हो जाए तो मेरा पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा जी? मेरा पोटेंशियल शून्य के बराबर हो जाएगा। तो हमको पता है पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन पर 0 होता है और एक्सियल लाइन पर kp अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत कोई समस्या वाली बात नहीं। उसके बाद क्या होता है? जब इसी डाइपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है, जब इसी डाइपोल को उठाकर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है, मान लीजिए अगर हम कह दें कि ये आपके पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इस डाइपोल को हम यहां पर रख रहे हैं, इधर अपना माइनस क्यू चार्ज है, इधर अपना प्लस क्यू चार्ज है। ये डाइपोल का मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है P का, वो सर नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। अच्छा सर, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ये एंगल हमारे पास थीटा बन रहा है। तो किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस P इंटू ई कॉस थीटा। यू इक्वल्स टू क्या हो जाता है सर? माइनस P इंटू ई कॉस थीटा। जब आपका थीटा शून्य होता है, जब आपका थीटा 0 होता है तो u आपका सबसे छोटा होता है माइनस P, और ये कंडीशन होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम की। ठीक है, और जब आपका u मैक्सिमम की बात करें तो u मैक्स की जो वैल्यू होती है ये आपके पास हो जाती है कितना सर? प्लस PE। और ये कब होता है? जब आपका थीटा 180 डिग्री हो जाता है, और यहां पर आपका जो इक्विलिब्रियम होता है वो क्या होता है सर? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हाँ सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, इस पर सवाल बन के आते हैं कि दो डाइपोल्स दिया होगा या एक डाइपोल एक पॉइंट चार्ज दिया होगा और आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए कहेगा, तो प्लीज उन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से और बहुत ढंग से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अच्छा, मतलब सर आप कह रहे हैं कि अगर दो चार्जेस किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर रख दिया जाए, इनके बीच का गैप कितना है? इनके बीच का गैप 2a है, कहीं L होता है कहीं 2a होता है, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी P इंटू ई कॉस थीटा हो जाता है, और डाइपोल मोमेंट तो सब जानते हैं सर Q इंटू 2a या Q इंटू L वेक्टर के बराबर हो जाता है। हाँ सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और अगली कहानी पढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। ठीक है सर, अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं तो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये चार्ज आपके पास Q1 है और ये चार्ज आपके पास Q2 है, इनके बीच का गैप R है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी इनके बीच में होगी वो कितनी होगी सर? K Q1 Q2 बाई R। सर यहां पर दोनों पॉजिटिव हैं। अगर मान लीजिए मैं एक चार्ज को पॉजिटिव कर दूं और दूसरे चार्ज को नेगेटिव कर दूं, मान लीजिए मैंने कहा कि ये चार्ज प्लस Q1 है और ये चार्ज आपके पास माइनस Q2 है और इनके बीच का गैप R है, तो क्या सर पोटेंशियल एनर्जी यही रहेगी या बदल जाएगी? तो बच्चा, पोटेंशियल एनर्जी बदल जाती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में हम चार्ज का कैरेक्टर कंसिडर करते हैं।
तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस के Q1 Q2 बाई आर हो जाती है, और सब जानते हैं के की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला है पॉइंट चार्ज के लिए, और इसके पिछली स्लाइड पर हमारे पास पोटेंशियल है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अरे क्लियर है? अच्छा सर, मान लीजिए आपके पास 3-4 चार्जेस का या n चार्जेस का सिस्टम है। मान लीजिए कि आपके पास ऐसे n चार्जेस का सिस्टम, ठीक है। हम कह दे रहे हैं, क्या कह दे रहे हैं सर? हम ये कह दे रहे हैं, सिंपल सी बात है कि ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, और ये हमारे पास z एक्सिस है। ठीक है, हमारे पास टोटल n चार्जेस है। ये अपने पास Q1 है, ये अपने पास Q2 है, ये अपने पास Q3 है, और ये अपने पास Q1 है। Q1 Q2 के बीच का गैप R12 है, Q1 Q3 Q2 Q3 के बीच का गैप R23 है, Q3 एंड Q1 के बीच का गैप, जो Qn के बीच का जो गैप है, ये हमारे पास क्या है सर? ये हमारे पास सर R3n है, ऐसे करके। ठीक है, तो अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो हमको नंबर ऑफ पेयर्स ढूंढने हैं, और हमें जनरल फॉर्मूला क्या मिल जाएगा सर? जनरल फॉर्मूला मिल जाएगा k Q1 Q2 बाई आर प्लस k Q2 Q3 बाई आर प्लस R1, इसको R2 कर लें, Q2 1 2 के बीच को R12, 2 3 के बीच को R23 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। मतलब अगर आपके पास एक रेक्टेंगल, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि इधर आपके पास Q1 है, इधर आपके पास Q2 है, इधर आपके पास Q3 है, और इधर आपके पास Q4 है, तो यहां पर देखिए कितने पॉसिबल पेयर है सर? इसमें टोटल 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर और 6 पॉसिबल पेयर हैं। अगर 6 पॉसिबल पेयर हैं तो ये देखिए, ये A है, ये A है, और ये A है। तो यहां पर अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी होगी तो आप क्या लिखेंगे? U इक्वल्स टू सर k Q1 Q2 बाई A, ठीक है, प्लस k Q2 Q3 बाई A, प्लस k Q3 Q4 बाई A, प्लस k Q4 Q1 बाई A, प्लस k Q1 Q3 बाई A रूट 2, और प्लस k Q2 Q4 बाई A रूट 2। अब इसमें जो चार्ज पॉजिटिव होगा, जो चार्ज नेगेटिव होगा, जो चार्ज पॉजिटिव होगा, जो चार्ज नेगेटिव होगा, उसके साइन कन्वेंशन के साथ आप वैल्यूज रख देंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा आगे करके लिख दे रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे, k Q1 Q4 डिवाइडेड बाई A रूट 2। ये आपके पास एक्सप्रेशन हो जाएगा। जितने नंबर ऑफ पेयर्स हैं उन सारे नंबर ऑफ पेयर्स को आइडेंटिफाई करिए, उनके बीच के डिस्टेंस को आइडेंटिफाई करिए, और सबकी पोटेंशियल एनर्जी लिखकर जोड़ दीजिए। जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ रखे जाएंगे, जिन चार्जेस का कैरेक्टर नेगेटिव है वो नेगेटिव चार्ज के साथ रखे जाएंगे। और एक बात याद रखिएगा कि W एक्सटर्नल जो होता है वो बराबर होता है U फाइनल माइनस U इनिशियल के। अरे क्लियर है? और W इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है ये बराबर होता है U इनिशियल माइनस U फाइनल के। जैसे इस पर बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है, इसकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिएगा कि एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहां Q है, यहां Q है, यहां Q है, इन सब का साइड A है। अगर इनको छोड़ दिया जाएगा तो सर ये सब दूर दूर भागेंगे। तो सवाल पूछा जाएगा, बताइए कितना वर्क, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क एसोसिएट होगा जब वो A से जाकर 2A साइड का ट्रायंगल बना लेंगे। मतलब ये इधर भाग गया, ये इधर भाग गया, और ये इधर भाग गया, और इन सब ने मिलकर क्या बना लिया? इन सब ने मिलकर एक 2A साइड का ट्रायंगल बना लिया। ये 2A हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको U इनिशियल निकालना है और U फाइनल निकालना है, और W एक्सटर्नल इक्वल्स टू क्या लिख देना है सर? U फाइनल माइनस U इनिशियल, या W इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या लिख देना है सर? U इनिशियल माइनस U फाइनल। बस खत्म। यही हमारे पास कोर कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल का, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और कुछ होता ही नहीं। इसके बाद हमारी अगली स्टोरी आती है पोटेंशियल ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं किसकी? अभी तक हमने बात करी पॉइंट चार्ज सिस्टम की, अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर। जब अपन बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम की, तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम में क्या गेम हो जाता है सर? डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम में 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, एक लेंथ के अलोंग, एक सरफेस के अलोंग, और एक वॉल्यूम के अलोंग। तो जब हम लेंथ के अलोंग बात करते हैं तो इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है सर? जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इससे अगर आप एक पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने जाते हैं तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता है। अच्छा सर, तो सर कैसे डिफाइन होता है सर? A पॉइंट और B पॉइंट, एक पॉइंट पर पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता, बट पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है।
तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है तो सर क्या होता है, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस हम लिखते हैं यहां पर, ये अपने पास ए हो गया, ये अपने पास बी हो गया, तो यहां पर पोटेंशियल वी है, यहां पर पोटेंशियल वीबी, वी ए और वीबी की क्या वैल्यू होगी हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम क्या बता सकते हैं सर, हम वी ए माइनस वीबी बता सकते हैं, और वो क्या होता है सर, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट नेचुरल लॉग बी बाई ए, ये हम बता सकते हैं, दैट इज इक्वल टू वी ए माइनस वीबी। सेम एज जब हम बात करते हैं इनफाइनाइट शीट का, ध्यान से देखिएगा, अगर हमारे पास कोई इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है, इस इनफाइनाइट लॉन्ग शीट की वजह से अगर अपने को पोटेंशियल डिफाइन करना हो एक पॉइंट पर, तो हम नहीं डिफाइन कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन हम पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कर सकते हैं। अगर एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, ये डिस्टेंस आपके पास ए है और ये डिस्टेंस आपके पास बी है, और आप वी ए माइनस वीबी लिखना चाहते हैं, तो ये आपके पास हो जाता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बी माइनस ए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बी माइनस ए। याद रखिएगा, इन दोनों सिचुएशंस में आप पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद सर अगर हम रिंग की बात करें, देखिए ये आपके पास एक रिंग है, इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इसका रेडियस मुझे पता है ए, रेडियस कितना पता है भैया, रेडियस मुझे पता है ए, इसके ऊपर टोटल चार्ज है क्यू, और पी पॉइंट जो यहां से एक्स डिस्टेंस पे है, अगर मैं इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना चाहूं तो मेरे पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होगा, तो सर मेरा वीपी जो होगा पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ये किसके बराबर हो जाएगा सर, ये बराबर हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, कहानी क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये हमारे पास क्या है सर, ये हमारे पास रिंग है। अच्छा सर, अगर अपन सेंटर पे आ जाएं, पोटेंशियल एट द सेंटर, इस जगह सेंटर पर, तो वीपी कितना हो जाएगा सर, ये हमारे पास वीपी जो होगा ये बराबर हो जाएगा के क्यू बाई ए के, ठीक है। अच्छा सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, इससे सवाल पूछा जाएगा आपको एसएचएम का, जब एसएचएम का सवाल पूछा जाए तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल से सॉल्व कर सकते हैं, या सिंपल जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखा है वैसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम पर भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहां पर कह देगा एक चार्ज आपके पास है प्लस क्यू और इसका मास है आपके पास एम, तो यहां से कितनी रफ्तार दी जाए कि वो सेंटर पर पहुंच जाए या इसको जस्ट पार कर जाए, तो हम सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, जेईई मेंस इस तरह के क्वेश्चन का आदी है, इस तरह के क्वेश्चन जेईई मेंस आपसे पूछता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू, ध्यान से देखिएगा, अब इसके बाद हम बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड हॉलो स्फीयर, चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। अब ये चार्ज्ड हॉलो स्फीयर है, ठीक है, और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ये दोनों चीजें एक जैसी होती हैं। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज्ड हॉलो स्फीयर चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, और अगर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है तो चार्ज कहां होगा सर, चार्ज सरफेस पर होगा। ओहो, चार्ज कहां होगा सर, चार्ज जो होगा ये सरफेस पर होगा। अगर चार्ज केवल सरफेस पर होगा, अगर चार्ज केवल सरफेस पर होगा, अरे भैया चार्ज क्यू है, बाहर कोई आर डिस्टेंस पर आपने पॉइंट पी माना है और इस जगह पर आपको पोटेंशियल एट पॉइंट पी लिखना है, या फिर आप वी आउटसाइड लिखना है, तो आप सिंपल फॉर्मूला पॉइंट चार्ज का यूज करेंगे, के क्यू बाई आर, ठीक है, चार्ज इसके ऊपर क्यू। जब आप सरफेस पर आ जाते हैं, पोटेंशियल एट सरफेस, तो ये आपके पास हो जाता है के क्यू बाई कैपिटल आर, और जब आप अंदर चले जाते हैं वी इनसाइड, तब भी आपका पोटेंशियल क्या हो जाता है, के क्यू बाई आर। याद रखिएगा, इनसाइड जो आपका पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल इनसाइड, ये आपका कांस्टेंट रहता है, जो सरफेस पर होगा वही अंदर होगा, जो पोटेंशियल सरफेस पर होगा वही पोटेंशियल आपके पास अंदर होगा। अरे सर, क्रिस्टल क्लियर, क्लैरिटी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो इस पर कंसेंट्रिक सर्कल्स बना के अर्थिंग करके आपसे पोटेंशियल निकलवाया जाता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंबाइंड स्फीयर्स, कंबाइंड हॉलो स्फीयर के क्वेश्चंस जरूर लगा लीजिएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कह दूं कि देखिए आपके पास ये एक स्फीयर है, ये आपके पास दूसरा स्फीयर है, इस पर मैं कह रहा हूं चार्ज Q1 है, इसके ऊपर मैं कह रहा हूं चार्ज Q2 है, आपको सेंटर पर पोटेंशियल लिखना है, ये A है और ये क्या है सर, B। अगर आपको सेंटर पर पोटेंशियल लिखना है तो आप सेंटर पर पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, तो VC जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे भैया बाहर वाले से पोटेंशियल कितना होगा सेंटर पर सर, के Q2 बाई E होगा। अच्छा सर, अंदर वाले से कितना होगा सर, अंदर वाले से के Q1 बाई A हो जाएगा। दिस वन विल बी द पोटेंशियल एट द
सेंटर। जो पोटेंशियल यहां होगा वही पोटेंशियल सरफेस पर होगा। Q2 की वजह से जो पोटेंशियल इसकी सरफेस पर होगा वही पोटेंशियल सेंटर पे होगा। Q1 की वजह से जो पोटेंशियल यहां होगा वही पोटेंशियल सेंटर पे होगा। और पोटेंशियल को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। बहुत सिंपल, बहुत साधारण शब्दों में आपको मैं पूरा रिवाइज करा रहा हूं, पूरा रिव्यू करा रहा हूं। लेकिन सर अगर यही क्या हो जाता सर, अगर यही मेरे पास नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो जाता, अगर यही क्या हो जाता भैया, यही मेरे पास नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो जाता, मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सर पूरे वॉल्यूम के अलोंग होता। ओ भाई साहब, अब हम जो Q चार्ज देंगे वो Q चार्ज कहां देंगे सर? थ्रू आउट वॉल्यूम देंगे। अगर Q चार्ज हम थ्रू आउट वॉल्यूम दे रहे हैं तो बताइए इनसाइड, आउटसाइड और सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा? क्या भैया, इनसाइड, आउटसाइड और सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा? तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो भैया, जब हम आउटसाइड की बात करते हैं, पोटेंशियल आउटसाइड की बात करते हैं तो सिंपल कोई चेंज नहीं होता। इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है? Q है। तो सर ये अपने पास हो जाता है KQ बाई R। जब आप सरफेस पे बात करते हो तो ये आपके पास हो जाता है KQ बाई कैपिटल R। लेकिन गेम तब होता है जब आप इनसाइड की बात करते हैं। जब आप इनसाइड की बात करते हैं तो इसमें पोटेंशियल बदल जाता है। सर पोटेंशियल बदलने के पीछे का कारण क्या है ये आपको सोचना पड़ेगा। तो पोटेंशियल बदलने के पीछे का बहुत सिंपल कारण है और वो ये है कि जैसे आप अंदर आते जाएंगे, ध्यान दे रखिएगा, बाहर वाला चार्ज एक्सक्लूड होता चला जाएगा। और अगर एक्सक्लूड होता चला जाएगा तो हमको पोटेंशियल सेंटर पर याद होना चाहिए। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर? अच्छे से याद कर लेना इनसाइड पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो चलो लिखते हैं इनसाइड पोटेंशियल का फॉर्मूला। भाई क्या हो जाता है भाई? ये हो जाता है अपने पास Q अपॉन 8 पाई, या फिर ऐसे लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है KQ अपॉन 2 R 1 माइनस 3 माइनस R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला रट लीजिएगा, ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। जेईई मेंस ने इस फॉर्मूले पर बेस्ड सवाल पूछे। अच्छा सर, अगर अपन सेंटर पे आ जाएं तो जैसे यहां पर जो पोटेंशियल सरफेस पर होता था वही पोटेंशियल सेंटर पे होता था, लेकिन इधर ऐसा नहीं होगा। पोटेंशियल बदल रहा है तो सर सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा? जब मेरा R जो होगा, जब मेरा कैपिटल R, स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। ध्यान से देखना, अगर मेरा स्मॉल r 0 के बराबर हो जाएगा तो इनसाइड पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो सर तब इनसाइड पोटेंशियल लिखेंगे V इनसाइड, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/2 KQ बाई R। और KQ बाई R क्या है सर? पोटेंशियल एट सरफेस। तो V इनसाइड जो होता है वो 3/2 इंटू VS के हो जाता है। याद रखिएगा, जेईई इस पर बहुत बढ़िया क्वेश्चंस पूछती है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछती है। आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा, आपसे सवाल कैसा बन जाएगा सर कि आपके पास एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज कितना है सर? इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कैपिटल Q। इसके ऊपर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है सर? कैपिटल Q। और आप क्या कर रहे हो? एक स्मॉल q चार्ज को यहां से उठाकर सेंटर पर ले आ रहे हो। तो ये बताइए आपको कितना वर्क करना पड़ेगा? एक q चार्ज को यहां से उठाकर यहां ले आ रहे हैं तो हमको कितना वर्क करना पड़ेगा? तो सर एक्सटर्नल वर्क क्या हो जाता है सर? u फाइनल माइनस u इनिशियल। तो u फाइनल कितना? अगर मैं इस चार्ज को यहां से उठाकर यहां लाना चाहूं, बहुत ध्यान से देखना, एक बहुत शानदार सी चीज पता चलेगी। जैसे इस q चार्ज को यहां लेकर आना चाहेंगे तो u फाइनल कितना हो जाएगा सर? q इंटू यहां पर आएंगे तो सर v इनसाइड माइनस q इंटू v आउटसाइड, या v एट द सरफेस। अरे बहुत बढ़िया सर। q v इनसाइड कितना होता है सर? v इनसाइड जो है वो 3/2 ऑफ vs होता है और यहां पर q इंटू vs होता है। अब इतनी सी बात अगर आपको याद है तो आपका काम बन जाएगा। 3/2 में से vs जाएगा तो क्या बचेगा? q इंटू vs/2, और q/2 vs की वैल्यू क्या है सर? KQ बाई R। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा सर? ये हमारे पास हो जाएगा KQ इंटू Q/2R, KQ इंटू Q/2R। अब जिसको इस फॉर्मूले का ज्ञान नहीं होगा वो ये साधारण सवाल जेईई मेंस के एग्जाम में नहीं लगा पाएगा। अरे बात समझ रहे हैं? चलिए सर बहुत बढ़िया। इसके बाद कुछ और छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। कुछ और छोटी छोटी बातें क्या है? मान लीजिए हम कह दें कि ये आपके पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, मतलब अब हम कह रहे हैं कि इसके ऊपर चार्ज Q है। तो ये बताइए ये अपने साथ कुछ एनर्जी एसोसिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है?
सर रेडियस आर है, चार्जेस यहां पड़े हुए हैं, तो ये एनर्जी अपने साथ एसोसिएट कर रहा होगा, तो कहा गया सर इसका पोटेंशियल एनर्जी बताइए, जिसको सेल्फ एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। अगर सेल्फ एनर्जी की हम बात करें तो यहां पर जो हमारे पास सेल्फ एनर्जी हो जाती है U, दैट इज KQ² अपॉन KQ² अपॉन 2R हो जाता है। ठीक है सर, यस सर, बहुत बढ़िया। या इसको चाहे तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, Q अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर यही मेरा स्फेयर बदलकर क्या हो जाए, अगर यही मेरा स्फेयर बदलकर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर हो जाए, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट वॉल्यूम हो जाए, तो ये फॉर्मूला बदल जाता है और यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है वो हो जाता है Q² अपॉन 3Q² अपॉन 3Q² अपॉन 20 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाता है, या Q² अपॉन 20 एप्सिलॉन नॉट R हो जाता है। शायद 3Q² अपॉन 20 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाता है, मैंने सही लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है बेटा जी, यही फॉर्मूला होता है। अब इसके बाद हमारा अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है भैया, कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग। क्या है भैया? कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग। यहां हमारा पोटेंशियल का आखिरी टॉपिक होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग क्या कहता है? ये कहता है कि अगर हमसे आपने कोई भी कंडक्टर जोड़ा है, कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग क्या कहता है? अगर आपने हमसे कोई कंडक्टर जोड़ा है, अगर आपने हमसे कोई कंडक्टर जोड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, धरती मैया क्या करेंगी? तो धरती मैया उसका पोटेंशियल देन आई विल मेक द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर टू बी 0। अरे बात समझ आ रही? धरती मैया उसका पोटेंशियल क्या बना देंगी? सर धरती मैया उसका पोटेंशियल 0 बना देंगी। मतलब आपके पास ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि यहां पर हमने एक चार्ज रखा हुआ है Q, तो क्या सर इसका पोटेंशियल 0 है? नहीं सर, इस समय कंडक्टर का पोटेंशियल क्या है? सर ये Q है, यहां पर कैसा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा? सर नेगेटिव। और यहां पे कैसा चार्ज हो जाएगा? सर पॉजिटिव। तो इस समय सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा? सर ये डिस्टेंस x है, तो ये अपने पास KQ/x हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इसको धरती मैया से जोड़िएगा, अब जो पोटेंशियल होगा वो सेंटर पे कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो सेंटर पे अगर 0 होना चाहिए, तो हमने कहा धरती मैया ने, जब हमने इसको धरती मैया से कनेक्ट कर दिया, तो धरती मैया ने क्या किया? सर यहां पे चार्ज था Q, धरती मैया ने इसको कुछ QE चार्ज दिया। अब ये चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है मुझे नहीं पता, लेकिन धरती मैया चार्ज दे भी सकती है, चार्ज ले भी सकती है। बस उनका एक ही पर्पस है जो पूर्ण होना चाहिए, और वो पर्पस क्या है कि इस कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो 0 होना चाहिए। अरे सर बहुत बढ़िया। रेडियस इसका R है, ये डिस्टेंस x है, तो KQ/x जो है प्लस KQ/x और प्लस KQE/R जो है ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो धरती मैया चार्ज देंगी इनको नेगेटिव, और ये चार्ज किसके बराबर हो जाएगा? सर ये चार्ज बराबर हो जाएगा Q/x इंटू R के, माइनस साइन के साथ। इतना नेगेटिव चार्ज देंगी धरती मैया, सेंटर पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस कंडक्टर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा भैया? इस कंडक्टर का पोटेंशियल 0 के बराबर हो जाएगा। धरती मैया यही काम करती हैं। बस इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि किसी भी कंडक्टर को अगर आप धरती मैया से कनेक्ट कर रहे हैं, तो उस कंडक्टर का पोटेंशियल 0 के बराबर हो जाएगा। यहां हमारा खत्म होता है पोटेंशियल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट पर, और हमारे अगले सेगमेंट का नाम है बेटा जी, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है सर? कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज एट अ गिवन पोटेंशियल। एक गिवन पोटेंशियल पर कोई कैपेसिटर, कोई कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसको कैपेसिटेंस कहते हैं। डिनोट किया जाता है C से, और ये आता है Q इक्वल्स टू CV, या C इक्वल्स टू अपन लिखते हैं Q/V। अगर SI यूनिट की बात करी जाए तो इसकी SI यूनिट होती है सर, SI यूनिट क्या होती है सर? फैराड। डायमेंशन आप खुद निकाल देंगे, चार्ज का डायमेंशन 80 होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन क्या होता है सर? अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें, ध्यान से देखो, चार्ज का डायमेंशन हो गया 80, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू सर W/Q। V इक्वल्स टू अपने पास हो जाता है W/Q, तो W का हो जाता है हमारे पास ml2 T-2, और Q ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा A² T²। तो मतलब कितना सर?
मतलब कितना सर mlt-2, मतलब कितना सर m-1 l-2 a स्क्वायर एंड t की पावर 4। ये हमारे पास हो जाता है डायमेंशन किसका सर, डायमेंशन हो जाता है कैपेसिटेंस का। ठीक है सर। अच्छा, जब उसके बाद हम बात करते हैं, जब हम उसके बाद बात करते हैं किसका, Q और V के ग्राफ का, तो ये हमको स्ट्रेट लाइन मिलता है और tan थीटा जो है ये हमारे पास Q बाई V के बराबर होता है, जिसको हम C लिखते हैं। लेकिन अगर यही ग्राफ पलटी कर दिया जाए, ध्यान से देखिएगा, अगर इधर V लिख दिया जाए, इधर Q लिख दिया जाए, तो आपका जो स्लोप होगा tan थीटा ये V बाई Q के बराबर होगा और ये 1 बाई C हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जब आपको QV ग्राफ मिलेगा तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, बट अगर यही आपको VQ ग्राफ मिल जाए तो जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसका स्लोप कम होगा, या आप कह सकते हैं जिसका स्लोप कम होगा उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। चलिए भैया, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमारे पास इसमें कहानी आ जाती है स्फेरिकल कैपेसिटर। जब हम स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करते हैं तो स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है सर, ये हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर है, इसके ऊपर हमने चार्ज क्या दे दिया सर, इसके ऊपर हमने चार्ज दे दिया प्लस। इसका रेडियस कितना है सर, इसका रेडियस r है, तो इस स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और जैसे ही हमने ये देखा तुरंत हमारे दिमाग में एक बात समझ आई कि कैपेसिटेंस ना तो Q पे डिपेंड करता है ना तो V पे डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस किसका कैरेक्टरिस्टिक है सर, डायमेंशन का। तो कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है सर, डायमेंशन पे डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस की डिपेंडेंसी किस पर है, डायमेंशन पर। ऐसा मत सोचना कि V बढ़ाओगे तो C घट जाएगा, ना ना ना, V बढ़ाओगे तो Q बढ़ जाएगा। कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यस सर, क्लैरिटी है, क्लैरिटी है। अच्छा, इसके बाद हमने कैपेसिटर बनाया, कैसा बनाया सर, कंसेंट्रिक स्फेयर्स बना दिए। मतलब एक स्फेयर को हमने, 2 स्फेयर ले लिए हमने, एक स्फेयर को हमने कैसा चार्ज दिया, 2 स्फेयर ले लिए भैया, एक स्फेयर ये रहा और एक स्फेयर ये रहा। एक स्फेयर को हमने दिया पॉजिटिव चार्ज और दूसरे स्फेयर को दिया हमने नेगेटिव चार्ज। ध्यान से देखिएगा, 2 स्फेयर्स ले लिए हमने भाई, 2 स्फेयर्स हमने ले लिया भैया, एक का रेडियस A, एक का रेडियस B, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक के ऊपर कैसा चार्ज, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज। भैया बहुत बढ़िया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फाइन हो गई, जो हमारे कैपेसिटर का उद्देश्य था। और इस समय जो कैपेसिटेंस हो जाता है ये हो जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। ठीक है, यस सर, याद है। लेकिन ये सारे कैपेसिटर्स इतने फिजिबल, इतने इकोनॉमिक नहीं थे जितना हमने एक अगला कैपेसिटर बनाया था जिसका नाम था भैया क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओहो, जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं तो कैपेसिटेंस क्या हो जाता है सर, A बाई D इंटू एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर इसी कैपेसिटर के बीच में, ध्यान से देखिएगा, अगर इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाई इलेक्ट्रिक भर दिया जाए, ये D है, ये इसका एरिया है, अगर इसके बीच में हम एक डाई इलेक्ट्रिक भर देते हैं जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो C डैश हो जाता है और ये A बाई D इंटू K एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर, क्या बात है। अच्छा, जब हम इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर, अब मान लीजिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हम एक डाई इलेक्ट्रिक रख रहे हैं, लेकिन इस डाई इलेक्ट्रिक की थिकनेस कितनी है सर, इसकी थिकनेस D है और ये T है और इसका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन D है, इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो जो कैपेसिटेंस होता है वो A बाई D माइनस T प्लस T बाई K इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। अच्छा सर, अगर हम कंडक्टिंग स्लैब रख दें तो मान लीजिए हम कहें आपसे कि आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। देखिएगा, ये आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें आपने कंडक्टिंग स्लैब रखा है कितनी थिकनेस का T थिकनेस का। कंडक्टर है मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बस D माइनस T रीजन में होगा, तो C जो हो जाता है वो A बाई D माइनस T इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाता है। अच्छा सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, यहां तक बात समझ आ रही है अपने को। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जब एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करी जाती है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ध्यान से देखिएगा, जब एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करी जाती है, सारी स्टेटमेंट्स अच्छे से रिपीट कर रहा हूं, बस यहां पर आपको पढ़ना है ढंग से, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका काम बन जाएगा। एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देखिए कि ये आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको आपने कनेक्ट किया हुआ है बैटरी के, देखिए
ये आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसको कनेक्ट किया हुआ है आपने एक वी वोल्ट की बैटरी से। यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर माइनस क्यू चार्ज है। अच्छा सर, तो क्या हुआ, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है और एनर्जी स्टोरेज का फॉर्मूला होता है 1/2 CV²। ये बैटरी क्या करती है सर, यहां से चार्ज उठाती है और इस जगह रख देती है। तो बैटरी ने टोटल कितना चार्ज उठाया है, CV। तो बैटरी ने काम कितना किया है सर, वर्क डन बाई बैटरी सर CV², Q × V। CV चार्ज यहां से उठाया, यहां रख दिया, Q = CV होता है। यस सर, बैटरी ने काम किया है CV², एनर्जी स्टोर हुआ है ½ CV²। तो हीट लॉस हो जाता है सर वर्क डन बाई बैटरी माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल। ये हमारे पास हीट लॉस का जनरल फॉर्मूला हो जाता है और हमने बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर बेस्ड प्रैक्टिस कर रखे हैं। अच्छा, जब इसी एनर्जी स्टोर्ड को और अलग अलग फॉर्मूले में लिखा जाता है तो एक तो अपने पास हो गया 1/2 CV², एक हो गया Q²/2C और एक फॉर्मूला अपने पास क्या हो जाता है, एक फॉर्मूला हो जाता है 1/2 × Q × V। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हो जाते हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रहने चाहिए। इसी में एक फॉर्मूला और ऐड ऑन हो जाता है जिसका नाम होता है एनर्जी डेंसिटी। इसको स्मॉल u से डिनोट करते हैं और ये किसके बराबर हो जाता है सर, ये 1/2 × ε0 × E² के बराबर हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे शेर, ऐसे ही मन लगा के फोकस के साथ स्क्रीन के सामने बने रहना है, सब कुछ दिमाग के अंदर अच्छे से सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कहानी आ जाती है इसी में कहानी आ जाती है कि एक कैपेसिटर है, इसको हमने चार्ज किया है V1 वोल्ट से, कैपेसिटर C1। एक दूसरा कैपेसिटर है, इसको चार्ज किया है मैंने V2 वोल्ट से और इसका कैपेसिटेंस है C2, और फिर दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया है, C1 और C2 को, इन दोनों को चार्ज करके फाइनली मैंने क्या कर दिया, C1 C2 को दोनों को कंबाइन कर दिया। तो जब दोनों को कंबाइन कर दिया तो सर ये बताओ हीट लॉस कितना हुआ। तो हीट लॉस का जनरल फॉर्मूला हो जाता है अपने पास कितना, 1/2 C1 C2 अपॉन C1 + C2 × V1 - V2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास हीट लॉस का जनरल फॉर्मूला होता है। कब होता है, जब आप दो कैपेसिटर को सेपरेटली चार्ज करते हो और उसके बाद उसको कंबाइन कर देते हो। लेकिन मैंने इस पर्टिकुलर पोर्शन पर ठीक ठाक पीएचडी करा रखी है, तो जाके अपना सेशन देखिएगा, जाके जहां मैंने कैपेसिटेंस पढ़ाया हुआ है, चाहे वन शॉट की बात कर लीजिए, चाहे आप लेक्चर्स की बात कर लीजिए, जहां भी कैपेसिटर्स पढ़ाया हो वहां जाकर इसको जरूर सीख लीजिएगा कि कैसे हीट लॉस कैलकुलेट किया जाता है। क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन जेईई मेंस नहीं पूछता है, वो आपसे थोड़ा सा घुमा कर पूछेगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसी पैरेलल प्लेट के कॉम्बिनेशन का। जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, जब कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की बात होती है तो हमारे पास जो पहला कॉम्बिनेशन निकल के आता है इसका नाम होता है भैया सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है सर, एक कैपेसिटर दूसरा कैपेसिटर, ऐसे देयर आर n कैपेसिटर्स, ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ V वोल्ट बैटरी। तो हमारे पास 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/Cn हो जाता है। अच्छा, उसके बाद दूसरा कॉम्बिनेशन हो जाता है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। और जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं मेरे बच्चे, जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो CP = क्या हो जाता है सर, ये हो जाता है C1 + C2 + ... Cn। ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रहा। इसी में सेम है तीसरा कॉम्बिनेशन हमारे पास आ जाता है, तीसरा कॉम्बिनेशन हमारे पास आ जाता है क्या सर, व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या आ जाता है भैया, तीसरा कॉम्बिनेशन आ जाता है व्हीट स्टोन ब्रिज। ये क्या, जो वही करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला व्हीट स्टोन था वही यहां पर आ जाता है। जब हम व्हीट स्टोन ब्रिज की बात करते हैं तो व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है कि एक कैपेसिटर इधर है, एक कैपेसिटर इधर है, सर एक कैपेसिटर इधर है, एक कैपेसिटर इधर है, और बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है। इधर आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर आपके पास नेगेटिव। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है और ये C5 है। बच्चा, अगर C1/C2 और C3/C4 ये बराबर होते हैं तो हम C5 वाली ब्रांच को क्या कर देते हैं सर, रिमूव कर देते हैं। C5 वाली ब्रांच को रिमूव कर देंगे तो C1 C2 सीरीज में, C3 C4 सीरीज में, और C5 के साथ C5 को हटा दिया, फिर दोनों पैरेलल में, खत्म, हमारा C इक्विवेलेंट निकल जाता है। और बहुत सारे मेथड और बहुत सारी टेक्निक्स कैसे C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं ये मैंने आपको क्लासेस में करा रखा है। अब इसके बाद इसका अगला हिस्सा आता है जिसको हम कहते हैं RC सर्किट। क्या कहते हैं भैया, अगला हिस्सा हमारे पास आता है जिसको हम कहते हैं RC सर्किट। RC सर्किट क्या होता है, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ कैपेसिटर। और RC सर्किट की स्टोरी क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास एक कैपेसिटर है
इसको हमने क्या किया हुआ है, एक रेजिस्टर जो जनरली होता ही है, अरे ठीक है, इसको V वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो ये कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होना स्टार्ट होता है। तो इसके ऊपर थोड़ी देर बाद चार्ज हो जाता है Q0 जो CV के बराबर हो जाता है। और ये Q कैसे वेरी करता है सर, Q0 1 माइनस e की पावर माइनस ऑफ t बाई टाउ, और टाउ को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, और ये बराबर होता है RC के। ठीक है सर, यस सर। अच्छा, जब इसी कैपेसिटर को एक लोड के साथ कनेक्ट करके डिस्चार्ज किया जाता है, तो जो आपके पास इसके चार्ज का डिस्चार्जिंग रेट होता है किसी भी टाइम t पे, वो Q0 e की पावर माइनस ऑफ t बाई टाउ हो जाता है। अच्छा, अगर आप चार्जिंग में ग्राफ की बात करेंगे, तो देखिए ग्राफ कैसा बनता है चार्जिंग में। सर चार्जिंग में हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ये ग्राफ जो है ये ऐसे फ्लैटर साइड पे चला जाएगा, और भैया ये अपने पास मैक्सिमम चार्ज Q0 होता है। अच्छा, t इक्वल्स टू टाउ पे ये अपने पास चार्ज वर्सेस टाइम है, यहां जो चार्ज होता है ये हो जाता है अपने पास 0.63 ऑफ Q0, मतलब 63% कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। अच्छा, जब डिस्चार्जिंग की बात आती है, जब कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग की बात आती है, तो देखिएगा भैया, जब कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग की बात आती है तो Q0 से डिस्चार्ज होना शुरू हुआ, तो मतलब t इक्वल्स टू टाउ पर चार्ज वर्सेस टाइम का डिस्चार्जिंग देख रहे हैं, ये हमारे पास 0.37 ऑफ Q0 बचता है, और ये हमारे पास Q0 होता है। और भाई साहब ध्यान से देखिएगा, चलिए सर बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यहां तक कहानी अपने पास क्रिस्टल क्लियर हो गई। अच्छा, समय शून्य की बात करो, अगर आपका t 0 होगा तो Q क्या होगा सर, Q विल बी इक्विवेलेंट टू 0। ध्यान से देखो, अगर आप इस एक्सप्रेशन में t की जगह 0 रख दोगे, ये कितना हो जाएगा, किसी भी टर्म की पावर 0, वैल्यू 1, 1 में से 1 जाएगा 0, चार्ज 0, मतलब t इक्वल्स टू 0 पे ये कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, इट विल बिहेव लाइक क्लोज्ड स्विच। अरे बात समझ आ रही है, ये कैसे बिहेव करेगा सर, t इक्वल्स टू 0 पे इट विल बिहेव लाइक अ क्लोज्ड स्विच। अरे क्लियर, याद रखेगा भैया, समय शून्य पे ये कैपेसिटर जो है ये कैसे बिहेव करेगा, ये कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, क्लोज्ड स्विच की तरह, ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करता है। ठीक है। अच्छा, t इक्वल्स टू इनफाइनाइट पर इस कैपेसिटर के अंदर चार्ज कितना हो जाएगा सर, Q इक्वल्स टू Q0। क्या अब चार्ज कांस्टेंट हो गया, क्या अब कोई चार्ज फ्लो करेगा, नहीं सर, अब कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। अगर कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो ये कैसे बिहेव करेगा सर, ये ओपन स्विच की तरह काम करता है। ये टोटल बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए आरसी सर्किट के। यहां हमारा खत्म होता है पूरे कैपेसिटर्स का रिवीजन, पूरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिवीजन। एंजॉय करते रहिए। अगर आपको मजा आया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि हां सर मजा आया, और ऐसे सेशंस लेकर आओ। तो अगले सेशन में हम आपसे मिलेंगे, अपने अगले नए चैप्टर के साथ। नया चैप्टर आपके लिए होगा सरप्राइज, तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को और मजबूती देते रहिए। धन्यवाद।